हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज का जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, आज हम यहाँ पर बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग। यहाँ पर आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए फिर ठीक है, अपनी आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं। आज की हमने क्लास अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट केस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस से। तो आपको पता ही है, यह जो केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस, यह किसके लिए जाना जाता है। तो अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यह इस बात के लिए जाना जाता है कि ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आपने जब ऑफ़र का लेसन करा था, हमने तब भी आपको वहाँ पर बताया था कि यह जो केस है वो किसके रिगार्डिंग जाना जाता है कि ऑफ़र हमेशा से ही कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। मतलब जिस व्यक्ति के लिए ऑफ़र बनाया गया है उस व्यक्ति की जानकारी में ऑफ़र का आना बेहद ज़रूरी होता है। इस केस में क्या था वो आप समझ लीजिए। यहाँ पर इस केस के तहत लालमन शुक्ला, यहाँ पर इस केस में जो यह लालमन शुक्ला था वह सर्वेंट की पोजीशन में है, गौरी दत्त इसका मास्टर है। यहाँ इस केस में इस मास्टर का एक भतीजा था, नेव्यू, जो कि अचानक ही किसी दिन खो गया था। अब यहाँ पर अपने भतीजे के खो जाने पर जो यह मास्टर था, इसने अपने नौकर से कहा, इसने लालमन शुक्ला से कहा कि वह जाए और जाकर उसके भतीजे को ढूंढ कर लेकर आए यहाँ पर। अब जब लालमन वहाँ बच्चे को ढूंढने के लिए चला गया है, तब उसके बाद में इस मास्टर की तरफ से एक ऑफ़र बनाया गया। तब यहाँ पर इस मास्टर की तरफ से एक ऑफ़र बनाया गया कि जो कोई भी इसके भतीजे को ढूंढ कर लाएगा वह उसको इनाम देगा। अब यहाँ पर जो इसका सर्वेंट, जो कि उस वक्त बच्चे को ढूंढने चला गया है, वह बच्चे को ढूंढ के लेकर आता है। और जब वो बच्चे को ढूंढ कर ले आया है, उसके बाद में उसको पता चलता है कि ऐसा कोई इनाम वगैरह भी यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि जिस वक्त ऑफ़र बनाया गया है, वो ऑफ़र जो है उस व्यक्ति के जो कि अपनी स्वीकृति दे रहा है, चाहे वह अपनी स्वीकृति बाय कंडक्ट दे रहा है या फिर डायरेक्टली दे रहा है, उसकी जानकारी में आना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पर जो उसका सर्वेंट था, जो उसका नौकर था, उसने जो अपना ये एक्ट किया था वो उस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग उसने नहीं किया था और उसको बाद में इसकी जानकारी मिलती है। इसलिए यहाँ पर इस केस में डिसाइड किया गया कि ऑफ़र हमेशा से ही कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति के लिए आप ऑफ़र बना रहे हैं, अगर स्पेसिफिक ऑफ़र है तो जिस व्यक्ति के लिए बनाया गया है उसको, अगर जनरल ऑफ़र है तो पब्लिक एट लार्ज को उस ऑफ़र की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। चलिए अगले केस की ओर बढ़ते हैं। अगला केस है, इसमें हार्वे वर्सेस फैसी का केस है। यहाँ पर यह जो केस है वो रिलेट करता है इनवाइटेशन टू ऑफ़र से। यहाँ पर यह जो केस है वो इनवाइटेशन टू ऑफ़र से रिलेट करता है। यहाँ पर इस केस में क्या था वो आप समझ लीजिए। यहाँ पर इस केस के अंतर्गत बहुत सिंपल शब्दों में समझाते हैं हम। यहाँ पर इसमें दो पार्टीज़ थी इस केस में, प्लेंटिफ यहाँ पर इस केस में जो डिफेंडेंट था उसके पास में एक ज़मीन थी। उस ज़मीन का नाम था बम्पर हॉल पेन। उस ज़मीन का नाम था बम्पर हॉल पेन। और यहाँ पर जो प्लेंटिफ था वह उस ज़मीन को ख़रीदना चाहता था। इसी के लिए उसने डिफेंडेंट के पास में एक लेटर भेजा था और उस लेटर में उसने दो क्वेश्चन रखे थे। पहला क्वेश्चन, क्या डिफेंडेंट इस ज़मीन को बेचना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन, इस ज़मीन का न्यूनतम प्राइस कितना है, इस ज़मीन का लोएस्ट प्राइस, इस ज़मीन का लोएस्ट प्राइस कितना है। अब यहाँ पर जो यह डिफेंडेंट था, इसकी तरफ से इस लेटर को आंसर करा गया
और उसने केवल क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किया कि इस ज़मीन का लोएस्ट प्राइस 900 पाउंड है। अब उसके बाद में प्लेंटिव ने कहा कि वह यह ज़मीन खरीदने को तैयार है। यहाँ पर डिफेंडेंट ने उसे वह ज़मीन बेचने से मना कर दिया। प्लेंटिव ने यहाँ पर सूट फाइल करा कि डिफेंडेंट ने ऐसा करके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है। उसने ऐसा करके यहाँ पर डिफेंडेंट ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। पर यहाँ पर इस मामले में डिसाइड करा गया कि केवल कोटेशन ऑफ प्राइस बताना, यहाँ पर डिफेंडेंट ने केवल लोएस्ट प्राइस बताया था उस ज़मीन का, तो वो अपने आप में कहीं से भी ऑफर नहीं था जिसको इसने स्वीकार करा है प्लेंटिव ने। यहाँ पर यह मात्र इन्वाइटेशन टू ऑफर था, इसलिए इनके बीच में यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट एराइज ही नहीं हुआ है। अगले केस पर चलते हैं। फेल्ट हाउस वर्सेस विंडले का केस है। यह केस किस बात के लिए जाना जाता है? यह केस जाना जाता है मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। केवल शांत रहना, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, केवल शांत रहना ही जो है वो एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में नहीं चला जाएगा। उसके लिए हमने शुरू में भी कहा था, जैसे कि ऑफ़र के लिए कम्युनिकेशन होना बेहद ज़रूरी है, वैसे ही एक्सेप्टेंस की भी कम्युनिकेशन किया जाना बेहद ज़रूरी माना जाता है। इस केस में क्या था? इस केस में यह था कि यहाँ पर एक अंकल थे, उन अंकल का एक भतीजा था, उस भतीजे के पास बहुत सारे हॉर्स थे। अंकल ने अपने भतीजे से कहा कि उन्हें इसका यह पार्टिकुलर हॉर्स है वो इसे ख़रीदना चाहते हैं अंकल। अगर यहाँ पर इस नेव्यू ने हफ्ते भर में कोई जवाब नहीं दिया, शांत रह गया, तो वो यह मान लेंगे कि यहाँ पर उस हॉर्स को नेव्यू ने उनको बेच दिया है। अब यहाँ पर जो यह भतीजा था, जो नेव्यू था, जब इसको यह लेटर मिला तो इसने अपने ऑक्शनर से, ऑक्शनर कौन है? बिंडले, अपने ऑक्शनर बिंडले से कहा कि इस वाले हॉर्स को आप मत बेचिएगा, यह हमने अपने अंकल के लिए रखा हुआ है। अब यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना, जब आपको ऑफ़र बनाया अंकल के द्वारा गया था तो कम्युनिकेशन भी आपको अंकल से ही करनी ज़रूरी थी। इन्होंने कम्युनिकेशन करी अपने ऑक्शनर से। ऑक्शनर ने यहाँ पर बाय मिस्टेक, गलती से उस वाले हॉर्स को भी ऑक्शन में बेच दिया है। यहाँ पर अंकल द्वारा इस बिंडले के ऊपर केस फाइल किया गया कि बिंडले ने यहाँ पर, उस ऑक्शनर ने यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि यहाँ पर अंकल का यह कहना कि जो नेव्यू था उसकी साइलेंस को, उसकी चुप्पी को इन्होंने स्वीकृति के रूप में मान लिया था। नहीं, मेयर साइलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस, यह नियम लागू होता है यहाँ पर, और इसलिए अंकल और नेव्यू के बीच कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट एराइज ही नहीं हुआ था, फिर उसके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का तो क्वेश्चन ही यहाँ पर एराइज नहीं होगा। चलिए अगले केस पर चलते हैं। मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का केस है। आपको इस संबंध में पता होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 के तहत कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ के बारे में बताया गया है, जहां पर यह क्लियर करा गया है कि जब दो पार्टीज़ आपस में कोई एग्रीमेंट करती हैं तो उनका ये एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में तभी जाता है जब वहां पर सेक्शन 10 के रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रहे होते हैं, और उसमें से ही एक रिक्वायरमेंट होता है पार्टीज़ का कॉम्पिटेंट होना, जिसके बारे में इस एक्ट के सेक्शन 11 में एक्सप्लेन करा गया है। मतलब यह है कि पार्टीज़ को कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब उन्हें साउंड माइंड होना चाहिए। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उस वक्त उन्हें साउंड माइंड होना चाहिए, उन्हें मेजर होना चाहिए, और उन्हें नॉट डिस्क्वालीफाइड, और उन्हें लॉ की तरफ से डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर यह जो लीडिंग केस था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का, यह केस यहाँ पर इस संबंध में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसी केस के तहत यहाँ पर यह डिसाइड करा गया था कि माइनर के द्वारा अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है
तो वह एग्रीमेंट हमेशा से ही वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। और इसी के रिगार्डिंग सेक्शन 11 में बताया गया है। अब आप एक बार सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स को जान लीजिए। केस के फैक्ट्स क्या थे। यहाँ पर इस केस में सबसे पहले एक साहूकार जिसका नाम था ब्रह्मोदत्त। यहाँ पर इस साहूकार का एक एजेंट हुआ करता था केदारनाथ। यहाँ पर धर्मोदास जो कि एक माइनर है, यहाँ इस केस में धर्मोदास जो कि एक माइनर व्यक्ति है, उसके द्वारा क्या करा गया, उसके द्वारा अपनी संपत्ति को इस साहूकार के पास में जाकर गिरवी रख दिया गया। और यहाँ पर इस माइनर ने अपने आप को मेजर के रूप में रिप्रेजेंटेड करते हुए ऐसा किया था। यहाँ पर जो इस साहूकार का एजेंट है केदारनाथ, वो इस बात को जान चुका था कि यहाँ पर यह जो व्यक्ति है धर्मोदास, यह एक्चुअली में मेजर नहीं है बल्कि यह एक माइनर पर्सन है। और उसने यह वाली बात जाकर उसने ब्रह्मदत्त को भी बताई थी। उसके बाद भी ब्रह्मदत्त ने इसकी संपत्ति को, धर्मोदास की माइनर की संपत्ति को अपने पास में बतौर गिरवी रखकर इसको कुछ पैसा उधार दे दिया था। अब यहाँ पर जो इस धर्मोदास की मदर थी, उनके द्वारा इस संबंध में एक केस फाइल करा गया। और उन्होंने वहाँ पर कोर्ट से यह रिक्वेस्ट करी कि यह जो एग्रीमेंट बिटवीन उस साहूकार के और धर्मोदास के बीच में हुआ है उसको कैंसिल कर दिया जाए। और यहाँ पर कोर्ट के द्वारा उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करा गया और जो एग्रीमेंट इनके बीच हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया। अब यहाँ पर जो साहूकार वगैरह थे वो इस संबंध में आगे अपील में गए, लेकिन अपील में भी उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। अब उस समय पर वहाँ पर फिर यह जो ब्रह्मोदत्त था वो मर गया और उसकी जगह पर उसकी पत्नी यहाँ पर आई है, वाइफ ऑफ ब्रह्मोदत्त। मोहरी बीबी जो थी वो ब्रह्मोदत्त की पत्नी है, मोहरी बीबी, वो यहाँ पर अब उसकी जगह पर आई और इनके द्वारा प्रीवी काउंसिल में अपील की गई। और इन्होंने प्रीवी काउंसिल में अपील करते समय अपने कुछ तथ्यों को सामने रखा। इन्होंने यह कहा कि जो मॉर्गेज डीड हुई थी उस माइनर और ब्रह्मोदत्त के बीच में वो तो कैंसिल हो गई है, लेकिन उस धर्मोदास को जो यहाँ पर इस संबंध में पैसा वगैरह मिला था वो तो इनको वापस दिलवा दिया जाए। इन्होंने अपने फेवर में यहाँ पर सेक्शन 64 को और सेक्शन 65 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 64 को और सेक्शन 65 को भी इन्होंने अपने फेवर में यहाँ पर रखा था इस संबंध में, लेकिन इनके जो पॉइंट्स थे वो रिजेक्ट कर दिए गए। और यहाँ पर साफ कह दिया गया कि माइनर का जो एग्रीमेंट है वो हमेशा से ही वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। अगले केस की बात करते हैं, कॉलिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। यह जो लीडिंग केस है यह लीडिंग केस माना जाता है, जनरल ऑफर के रिगार्डिंग लीडिंग केस माना जाता है। जनरल ऑफर का मतलब एक ऐसा ऑफर जो कि पब्लिक एट लार्ज के लिए बनाया जाता है, उसे हम यहाँ पर जनरल ऑफर के रूप में जानते हैं। इस ऑफर में यह हुआ था, इस केस में यह हुआ था यहाँ पर कि एक कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इस कंपनी के द्वारा एक दवा बनाई गई थी और इस कंपनी का यह कहना था कि इन्होंने यह जो दवा इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी के लिए बनाई है। और इनका यह कहना था कि अगर किसी व्यक्ति ने इनकी इस दवाई को इनके द्वारा बताए गए डायरेक्शन पर लिया तो उस व्यक्ति को वह बीमारी दोबारा से कभी नहीं होगी। अब यहाँ पर इस संबंध में जो कॉलिक एक महिला थी, प्लेंटिव थी, उनके द्वारा उस दवाई का ठीक वैसे ही जो डायरेक्शन दी गई थी उसी तरह से उस दवाई को लिया गया। यह जनरल ऑफर था जिसे एक्सेप्टेड एक पर्सन द्वारा किया गया था और यहाँ पर एक्सेप्टेंस बाई इम्प्लाइडली तौर पर बाई कंडक्ट दी गई थी। यहाँ पर उस कंपनी ने यह भी कह रखा था कि अगर किसी व्यक्ति को डायरेक्शन के बाद भी, डायरेक्शन में दवाई लेने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति को वह बीमारी हो गई तो यह उसको हर्जाना देने के लिए भी तैयार हैं। और यहाँ पर इस केस में इस महिला के संग में यही हुआ था कि जब इसने यह दवाई ली, बतौर डायरेक्शन ली थी, उसके बाद भी उसको वह बीमारी हो गई थी। यहाँ पर इस महिला द्वारा सूट फाइल किया गया था और हर्जाने की मांग की गई थी।
और इस केस में कोर्ट ने डिसाइड करा यहाँ पर कि हाँ इसको हर्जाना मिलना चाहिए प्लेंटिफ को। क्यों? क्योंकि उसने जो अपनी एक्सेप्टेंस दी थी, बाय कंडक्ट दी है, बाय इम्प्लाइड दी है, और यहाँ पर यह एक जनरल ऑफर है जिसको इसके द्वारा पूरी तरह से स्वीकार किया गया है। तो चलिए फिर आज के लिए अभी अपनी क्लास यहाँ कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा भी जो भी और इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।